वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज मैथ का सेट 31 होगा। अगर ये सीरीज़ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शीर्षों से किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं पर खींची गई लंब एक बिंदु पर मिलता है तो जिसका नाम होगा। यानी एक त्रिभुज में अगर हम तीनों शीर्ष से हम किसी सम्मुख भुजा पर लंब खींचेंगे और ये लंब जिस बिंदु पर मिलेगा, ये लंब, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब केंद्र बोलेंगे। यानी अगर लंब किसी बिंदु पर मिलता है, तीनों शीर्ष से अगर हम लंब खींचेंगे और वो तीनों लंब किसी बिंदु पर मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा? लंब केंद्र कहलाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अंतःकेंद्र किसको बोलते हैं? अंतःकेंद्र अगर कोण का द्विभाजक, यानी कोण ABC ये एक त्रिभुज है, इसमें एंगल ए का द्विभाजक और बी का द्विभाजक और सी का द्विभाजक, इसमें कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। बी भी कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा, सी भी कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। यानी कोण का द्विभाजक अगर किसी बिंदु पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र किसको बोलते हैं? कोण का द्विभाजक, कोणों का द्विभाजक। और लंब केंद्र किसको बोलते हैं? लंब जहाँ मिलता है। ठीक है, और परिकेंद्र का बात करते हैं। उससे पहले केंद्रक का बात कर लेते हैं। केंद्रक जो होता है वो क्या होता है? यानी अगर भुजा माध्यिका जहाँ पे मिलता है, यानी अब क्या होगा, इस शीर्ष से हम इस भुजा पे एक रेखा खींचेंगे जो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। इस शीर्ष से इस भुजा पर एक रेखा खींचेंगे जो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा, और इस शीर्ष से इस सामने वाली भुजा पर एक रेखा खींचेंगे जो इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। यानी भुजा का द्विभाजक जहाँ पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। ये क्या होता है? ये भुजा का द्विभाजक। केंद्रक जो होता है वो क्या होता है? भुजा का द्विभाजक। ठीक है, और परिकेंद्र, परिकेंद्र किसको बोलेंगे? जैसे अगर भुजा का लंब द्विभाजक, यानी ये एक लंब भी हो, यानी भुजा पे लंब भी हो और ये भुजा को दो बराबर भागों में बांटता भी हो, और ये एक लंब भी हो और ये भुजा को दो बराबर भागों में बांटता भी हो। यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं परिकेंद्र किसको बोलते हैं? भुजा का लंब द्विभाजक। लंब भी हो और साथ साथ द्विभाजक भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? परिकेंद्र बोलेंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं फास्ट वे में। जैसे लंब जहाँ पे मिलेगा उसको लंब केंद्र बोलेंगे, और कोण का द्विभाजक जहाँ पे मिलेगा उसको अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र किसको बोलेंगे? कोण का द्विभाजक जहाँ पे मिलेगा। और केंद्रक किसको बोलेंगे? भुजा का द्विभाजक जहाँ पे मिलेगा उसको केंद्रक बोलेंगे। और परिकेंद्र किसको बोलेंगे? परिकेंद्र में भुजा पर लंब द्विभाजक, यानी भुजा पे लंब भी होगा और साथ साथ भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा भी, उसको क्या बोलेंगे? परिकेंद्र बोलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8% की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2916 रुपया हो जाता है, तो उसी राशि पर 9% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो सबसे पहले हमें मूलधन निकालना पड़ेगा। अगर मूलधन निकाल लेंगे तो हम लोग साधारण ब्याज इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो 2 ईयर का जब भी बात आए, जैसे A% की दर से अगर 2 ईयर का CI निकालना होगा, CI, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? A प्लस A गुने A/100। ये डायरेक्ट CI परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, अगर अमाउंट निकालना रहेगा 2 ईयर का अमाउंट, तो हम क्या करेंगे? ये जो कैलकुलेशन आएगा उसमें हम 100 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से 8% दर से अगर हम 2 ईयर का CI निकालेंगे, केवल अगर CI, तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 8 गुने 8/100, यानी 8 8 16 ये हो जाएगा, और 8 8 64 ये हो जाएगा, यानी 0.64, यानी 16.64 क्या आ गया? ये CI आ गया। लेकिन ये जो 2916 रुपये दिए गए, ये अमाउंट दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 100 ऐड कर देंगे। 100 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 116.64% का जो वैल्यू दिया गया है वो 2916 है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2916 बट्टा 116.64, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2916 बट्टा 116.64 गुना 100। अगर हम इस दशमलव को हटाएंगे तो 00 और चला जाएगा ऊपर। अब हम अगर देखें तो ये 2916 से ये कितना बार में कट जाएगा? अप्रॉक्स में 6 चौका 24 और 4 दूना 8 3 11, यानी 4 बार में कट जाएगा। 2916 ये क्या स्थान पर देखो, 4 बार में कट जाएगा, और 4 से ये 25 बार में कट जाएगा। इसका मतलब जो मूलधन आ गया वो 2500 रुपया मूलधन आ गया।
अब ये मूलधन जब 2500 रुपये आ गया, अब बोला उसी राशि पर 9% दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, यानी ऐसा निकालना है। ऐसा बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन 2500 आ गया था और समय कितना है, 9% दर है और समय 3 है बटा 100, यानी डबल जीरो कट जाएगा। और अगर इसका कैलकुलेशन देखें तो 25 गुने 9 गुने 3 यानी 9 और 3 का मल्टीपल जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ये तो होगा नहीं क्योंकि 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 2 8 5 13 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, यानी 7 और 13 5 18, यानी 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन मिल रहा है सी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। या तो गुना भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया 25 गुने 9 गुने 3 आया, तो 9 का मल्टीपल अगर मिल जाता है तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 30 संख्या का औसत 40 है और 40 संख्या का औसत 30 है। अगर 30 संख्या का औसत 40 है तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 1200 टोटल योग हो जाएगा। अगर 40 संख्या का औसत 30 है तो यहाँ भी टोटल योग कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो टोटल कितना योग आ गया, 1200 यहाँ 2400 टोटल योग आ गया। और टोटल संख्या कितना हो गया, टोटल संख्या 30 संख्या यहाँ पे और 40 संख्या यहाँ पे, टोटल संख्या 70 हो गया। और 70 संख्या का जो टोटल योग आया वो 2400 आ गया, टोटल योग 2400। तो अगर 70 संख्या का अगर हम औसत निकालेंगे, सभी संख्या का औसत बोला है ना, तो कितना हो जाएगा, 2400 बट्टा 70। ठीक है, अब यहाँ 0 0 काट देंगे। तो अगर पूर्णांक में देखा जाए तो एक ही जगह बट्टा में 7 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बी टिक आउट कर देंगे। यहाँ भी 7 है और यहाँ भी बट्टा में 7 है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर टिक आउट कर देंगे। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जिससे √81 कितना निकलेगा, 9। फिर इस 2 9 में से एक 9 निकल जाएगा। फिर 40 + 9 49 हो जाएगा, यानी अंदर √49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस सब सवाल को हम लोग डायरेक्ट इसी तरह बनाएंगे, इसमें कुछ सोचना नहीं है। अब क्या बोलो, 2 बालक की आयु का अनुपात 5:6 है और 2 वर्ष बाद 7:8 आ जाता है। तो अनुपात में दोनों जगह समान मात्रा में वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है। 5 से 7 हो गया तो 2 बढ़ा, 6 से 8 हो गया 2 बढ़ा, यानी कह सकते हैं कि अनुपात में 2 का वृद्धि हो रहा है और वास्तव में भी 2 वर्ष बाद बोल रहा है, 2 वर्ष बाद अनुपात ये हो रहा है। तो यानी ये 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 1, इसका मतलब उसका जो वर्तमान आयु था वो 5 और 6 होगा, यानी ए का वर्तमान आयु 5 और बी का वर्तमान आयु 6। तो क्या चीज़ बोल रहा है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु, 12 वर्ष बाद ये 17 साल का हो जाएगा और 12 वर्ष बाद ये 18 साल का हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो 18, दोनों को जो आयु का अनुपात आ जाएगा 17/18, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा सवाल आता है, तो ये सब 10 सेकंड का सवाल होता है, हम लोग जल्दी इसको सॉल्व करके आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो जाए। तो इस सब सवाल को बनाने के लिए हम लोग नंबर सिस्टम बताए थे कि इसको हम ऑप्शन से चलेंगे। अब अगर हम ऑप्शन में भी अगर हम ये लेते हैं तो ये मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि 28 12 में कभी 28 और 22 में कभी 12 आ ही नहीं सकता है। 35 15 भी लेंगे तो 12 नहीं आ सकता है। 20 30 में 12 आ सकता है, 20 30 में 12 आ सकता है, क्योंकि 3 से ये भी कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है, 12 आ सकता है। 24 36 में भी 12 आ सकता है। अगर हम 20 30 लेते हैं तो 1/20 + 1/30, इसके व्युत्क्रम का योग कितना दिया गया है, 1/12 दिया गया है ना। अगर हम ये 2 संख्या को लेते हैं, 1/20 पहला का व्युत्क्रम और 1/30, थोड़ा सा पेन चलने में प्रॉब्लम हो रही है। 1/20 + 1/30 कितना हो जाएगा, अगर हम एलसीएम कितना ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 से 3 बार में और 30 से 2 बार में, यानी 5/60 1/12, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/12। तो नंबर सिस्टम में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस तरह का सवाल जब भी आए तब लोग हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से बनाएंगे इस सब सवाल को। अब नेक्स्ट आते हैं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पुराना लंबाई को 1 मान लेते हैं और चौड़ाई को भी 1 मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 1 गुने 1 1 हो जाएगा। जब हम लंबाई को 2 गुना करेंगे तो लंबाई 2 हो जाएगा, चौड़ाई को 2 गुना करेंगे तो चौड़ाई भी 2 हो जाएगा। और नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। तो क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हुआ, 3 का कितना में 1 में, यानी पहले 1 था गुने 100, यानी कितना का टोटल ओवरऑल वृद्धि हुआ, 300% का, यानी प्रतिशत वृद्धि निकालना था ना।
तो पहले क्षेत्रफल 1 था, बाद में जब 2 गुना किए तो क्षेत्रफल 4 हो गया। तो कितना का वृद्धि हुआ? 3 का वृद्धि हुआ। कितना में? 1 में। तो गुने 100, यानी जिससे तुलना करते उसको नीचे रखते हैं। तो यानी 3 का वृद्धि हुआ 1 में गुने 100, यानी 300% का वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वार्षिक परीक्षा में महुइया को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिलता है। यानी महुइया को कितना है? 81, और सुप्रियो का अगर मान लीजिए सुपर, इस सब सवाल इसका डायरेक्ट आंसर 90 होगा। इसमें क्या सोचना? 90 का 10% कितना होता है? 9। 90 का 10% 9, यानी 9 कम मिला तो 81 आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, कुछ दूरी को 4.5 घंटा में पूरी कर लेती है। तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से अगर 4.5 घंटा चलती है तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? देखिए 800 का 32, 320 ये हो जाएगा, और 0.5 मतलब आधा होता है, यानी 80 का आधा 40, यानी टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 360 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 4.5 मतलब क्या? 4 और आधा, अगर 4 से गुना करेंगे तो 320 हो जाएगा, और 80 को आधा से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस 360 हो जाएगा। जब टोटल डिस्टेंस 360 है, अगर हमें 4 घंटा में पूरा करना है, यानी टाइम हमें अगर 4 घंटा लगाना है, तो जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस 360 और टाइम 4, यानी 90 किलोमीटर पर आवर चाल हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम वाली लागत की 2 प्रकार की चाय 7:3 में मिश्रित करता है, मिलाता है, और मिश्रण को 18.5 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। कहने का मतलब है 18 रुपये और 13 रुपये का 2 चाय था, उसको किस अनुपात में मिश्रित करता है? यानी 18 केजी वाला अगर 7 केजी लेता है तो 13 केजी वाला 3 केजी चाय लेता है। तो इसका मतलब टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 18 केजी वाला अगर 7 केजी चाय लेता है तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 सत्ते 136, 126 हो जाएगा। और इधर 39 रुपये यहाँ पे लग जाएगा। तो टोटल जो सीपी आएगा वो कितना आ जाएगा? 165 रुपया टोटल सीपी आ जाएगा, क्रय मूल्य। यानी 18 रुपये की दर से अगर हम 7 यूनिट खरीदें तो टोटल 126 रुपया लग जाएगा, और 13 रुपये की दर से अगर हम 3 यूनिट खरीदें तो 39 रुपया लग जाएगा। यानी टोटल मेरे पास जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना हो जाएगा? 165 रुपया टोटल क्रय मूल्य। लेकिन मेरे पास टोटल चाय कितना होगा? 7 यूनिट यहाँ और 3 यूनिट यहाँ, यानी टोटल चाय मेरे पास 10 यूनिट हो जाएगा। और इस 10 यूनिट को हम लोग क्या कर रहे हैं? 18.15 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेच रहे हैं। तो जो टोटल एसपी होगा, टोटल एसपी वो कितना हो जाएगा? 18.15 गुने 10, यानी टोटल मेरे पास 10 यूनिट था, और 10 यूनिट को अगर हम 18.15 रुपये की दर से बेचेंगे तो 10 यूनिट का जो कीमत आएगा वो 181.5 रुपया टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी 165 में खरीदें और 181.5 में बेचें तो इस स्थिति में हमें लाभ होगा, क्योंककि विक्रय मूल्य ज़्यादा है। और लाभ कितना का होगा? हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे, यानी 16.5 रुपये का लाभ होगा। कितना में? 165 में गुना 100, यानी ये दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे आएगा, ये 165 से 165 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी 10% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। यदि किसी व्यवसाय में ए जो है 64,000 रुपये निवेश करता है, कुछ महीने बाद 48,000 रुपये लेकर बी भी सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में जो लाभ का अनुपात है वो 2:1 है। तो बी कितने महीने बाद सम्मिलित हुआ है? देखिए पार्टनरशिप के क्वेश्चन में जो लाभ का अनुपात होता है, लाभ वो क्या होता है? पूंजी गुने समय। आज थोड़ा कलम फंस रहा है। लाभ का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? पूंजी गुने समय। तो ए और बी का अगर हम लाभ निकालें तो ए जो है 64,000 रुपया लगाया, कितना समय के लिए? 1 साल व्यापार चला ना, तो यानी 12 महीना के लिए लगाया। ठीक है, फिर बी क्या करता है? 48,000 रुपया लगाता है। हम मान लेते हैं कि बी का जो व्यापार है एक्स महीना तक चला, बी का व्यापार एक्स महीना तक चला। तो अब इसके लाभ का अनुपात आ गया, और लाभ का जो अनुपात है वो कितना है? 2:1, यानी ए का पूंजी 64,000
और समय 12, तो पूंजी को समय से हम गुना करेंगे तो लाभ आ जाएगा। फिर बी का पूंजी 48 है, हम मान लेते हैं कि x महीना तक व्यापार चला, तो x बी का समय x महीना, इस दोनों गुना करेंगे तो लाभ का अनुपात आ गया। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 2 से 6 बार में, 6 से 8 बार में, 8 से ये 8 बार में, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये 8 मेरा आंसर नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि x जो है 8 माह तक व्यापार किया। यानी अगर 8 माह तक व्यापार किया तो इसका मतलब ए जो है वो 4 महीने बाद शामिल हुआ होगा, तभी वो 8 महीने तक व्यापार किया होगा। तो यानी बी कितने समय के बाद सम्मिलित हुआ था, तो 4 मंथ बाद शामिल हुआ, तो 8 मंथ व्यापार करेगा। अगर ये पूछता बी कितना महीना तक व्यापार किया, तब 8 आंसर हो जाता, लेकिन ये बोला जा रहा है कि बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ, तो 8 महीना व्यापार किया तो 4 महीने के बाद शामिल हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। ए ने एक वस्तु को खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ 8750 रुपये में बेचा। यानी ए क्या करता है, वो जिस कीमत पे ख़रीदा होगा, मान चलिए एक्स पे ख़रीदा और 25% लाभ पर बेच रहा है, तो यानी 125% पे बेचा होगा, और बेच कितना में रहा है, 8750 रुपये में। तो यानी 12 सत्ते 7 बार में लग जाएगा, यानी यहाँ 7 से 70 बार में लग जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7000। यानी ए का जो क्रय मूल्य आया वो कितना आ गया, 7000 आ गया। ठीक है, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% की छूट मिली थी। यानी ए 7000 में ख़रीदा था, यानी ए जहाँ से ख़रीदा था वो कुछ ना कुछ अंकित मूल्य किया और लिखा होगा। अंकित मूल्य हम y मान लेते हैं, इसका MP, इसका जो अंकित मूल्य था वो हम y मान लेते हैं अंकित मूल्य। अगर इस y पर उसको 30% का छूट मिलता है, तो इसका मतलब वो 70% में ख़रीदा होगा। अंकित मूल्य पर अगर उसको 30% का छूट मिलता है, तो इसका मतलब वो 70% में ख़रीदा होगा, और ख़रीद कितना में रहा है, 7000 में खरीद रहा है। यानी ये 70% का वैल्यू 7000, तो ये 100 बार में कट जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000। यानी इसका जो आंसर होगा अंकित मूल्य वो 10,000 का था। कहने का मतलब है कि ए अगर जैसे ए अगर एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ 8750 रुपये में बेचता है, यानी ए का खरीदी गई कीमत x मानते हैं, अगर वो 25% लाभ पे बेच रहा है, तो यानी 125% में बेच रहा है, और बेच कितना हो रहा है, 8750, यानी यही 125% की वैल्यू 8750 आ जाएगा। तो यानी ए का जो क्रय मूल्य यानी x का मान आएगा वो 7000 आएगा। अब ए जिसके अंकित मूल्य पर 30% छूट मिलते हैं, वो अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो वो उस अंकित मूल्य को हम लोग y मान लिए। अगर उस पर 30% का छूट मिलता है, यानी 70% में खरीदता है, और एक खरीद कितना में रहा है, 7000 में खरीदा, यानी 70% का वैल्यू 7000, तो x का जो y का जो वैल्यू आया वो 10,000 आ गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये, 20% लाभ पाने के लिए उसे किस कीमत पे बेचना पड़ेगा। यानी 150 का 20% कितना होता है, 30 रुपये। अगर 30 रुपये वो लाभ चाहता है तो 150 + 30 यानी 180 में बेचना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं। यदि 150 रुपये से 300 रुपये तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 के बीच में कीमत पर बेची जाए, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। हम चाहते हैं कि अधिकतम लाभ हो। हम क्या चाहते हैं कि अधिकतम लाभ हो। अगर हम चाहेंगे कि अधिकतम लाभ हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम कीमत पे खरीदना पड़ेगा, कम से कम कीमत पर खरीदना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर बेचना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर बेचना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो हम क्या करेंगे, जितना पॉसिबल हो सके उतना कम कीमत पे खरीदेंगे, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा पॉसिबल पे हम क्या करेंगे, सामान को बेचेंगे। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो क्या था, 150 से 300 के बीच क्रय मूल्य था। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम कितना, 150 में हम लोग खरीदें। अगर 150 से 300 के बीच में उस वस्तु का क्रय मूल्य था, तो हम क्या करेंगे, 150 में खरीदेंगे, यानी सबसे कम कीमत पे खरीदेंगे। और 250 से 300 रुपये अगर के बीच बेची जाए, तो हम क्या करेंगे, 350 में बेचेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए।
अगर 150 से 300 के तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तक है तो हम क्या करेंगे, सबसे कम कीमत पे खरीदेंगे, यानी 150 में खरीदेंगे। और 250 से 350 पे हमें जब बेचना है तो हम क्या करेंगे, सबसे मैक्सिमम कीमत पे बेचेंगे, यानी 350 पे बेचेंगे। तो हमें कितना का लाभ हो जाएगा, 200 का लाभ हो जाएगा एक पुस्तक पे। तो 15 पुस्तक पर बेचने पर कितना का लाभ हुआ, जब एक पुस्तक पे 200 का लाभ, 15 पुस्तक पे बेचने के पर 15 30 यानी 3000 का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये ध्यान देंगे कि जो मैक्सिमम लाभ कब होगा, जब हम कम से कम कीमत पर खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर बेचेंगे। नेक्स्ट आते हैं, 2 अंकों की एक संख्या इकाई का स्थान पर अंक दाएं के अंक का दोगुना से एक कम है। इस सवाल को ही बोले थे कि ऑप्शन से ही बनाने के लिए जब मूल संख्या दिया जाए, यहाँ पे क्या इकाई का स्थान पर जो संख्या होगा वो दाएं के स्थान के दोगुने से एक कम है, यानी ये जो संख्या होगा दाएं का दोगुना 4 दूना 8 से एक कम है, ये ऑप्शन हो सकता है। 5 दूना 10 में से गया 9, ये भी ऑप्शन हो सकता है। 3 दूना 6 में से गया 5, ये भी ऑप्शन हो सकता है। 2 दूना 4 में से गया 3, ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब क्या बोला, यदि इकाई और दाएं के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का जो अंतर है मूल संख्या से 20 कम हो जाता है। अगर हम 47 और 74 को आपस में बदल देंगे तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3 और 7 7 14 7 और 2 27, यानी जब हम 47 को इस दोनों का अंक बदल देंगे तो 74 हो जाएगा, तब इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 27। तो ये मूल संख्या से कितना कम है, 20 कम है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले ऑप्शन से पकड़ा गया। अगर हम बाय द वे गलती से ये 23 ले लेते हैं तो इसको हम बदलने के बाद ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, 32। तो इस दोनों का अंतर कितना आ गया, 11 का अंतर आ गया। क्या ये मूल संख्या से 20 कम है, 20 कम नहीं हो रहा मूल संख्या से। तो मेरा एक ही ऑप्शन मिल रहा है 47, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 47 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, परिमाप 28 सेंटीमीटर, उस त्रिभुज का अंतर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो उस प्रिज्म का आयतन क्या होगा। देखिए, अगर कोई त्रिभुज दिया जाए, ठीक है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज से अंत त्रिज्या की लंबाई भी दिया जाए, ए सेंटीमीटर दिया जाए, और इस त्रिभुज का भुजा का लंबाई हम XYZ मान लेते हैं, और अंत त्रिज्या की लंबाई ए दिया जाए, ये ए अंत त्रिज्या की लंबाई, तब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने त्रिभुज का परिमाप गुने अंत त्रिज्या कितना माने थे, ए माने थे। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज में अंत त्रिज्या की लंबाई दिया जाए, अंत त्रिज्या की लंबाई, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 1/2 गुने त्रिभुज का परिमाप गुने अंत त्रिज्या की लंबाई। तो अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 हो जाएगा, और इस त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया, 28 दिया गया है, और अंत त्रिज्या कितना दिया गया, 4 दिया गया है। तो 2 से ये 2 बार में कटेगा, यानी 28 दूना 56, यानी 56 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर अंत त्रिज्या की लंबाई दिया जाए तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने त्रिभुज का परिमाप गुने अंत त्रिज्या। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 56 आ गया। अब प्रिज्म का आयतन 366 सेंटीमीटर दिया गया, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जो प्रिज्म का आयतन होता है, प्रिज्म का आयतन वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ये प्रिज्म का आयतन होता है। तो जो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, आयतन 366 दिया गया है, और आधार का क्षेत्रफल मेरे पास 56 आ गया था, 56, क्योंकि जो लंब प्रिज्म था, प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज था, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 56 दिया गया है, और ऊंचाई निकालना है। तो ये कितने बार में कटेगा, 6 6 के 36, 6 5 30, तो ये लगभग कितने बार में कट जाएगा, 6 5 30, यानी 6 पॉइंट के लगभग में कटेगा, यानी 6 पॉइंट समथिंग में कटेगा। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 पॉइंट पूरी 6 से नहीं कटेगा, 6 पॉइंट समथिंग में कटेगा। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर x + y का होल स्क्वायर बटा 4xy। देखिए, इस तरह का सवाल जब भी आए तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि x बराबर y होगा। इस तरह का सवाल जब भी आए तो क्या हो जाएगा, x बराबर y होगा।
ये इसी स्थिति में ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। जैसे अगर हम x बराबर y लेते हैं तो cos स्क्वायर थीटा बराबर x प्लस एक्स यानी 2x का स्क्वायर, क्योंकि हम x बराबर y रखे थे, नीचे 2x और y के बदले में हम x कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, सॉरी नीचे 4x था तो 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर बटा 4x स्क्वायर, ये कट के 1 हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर 0 डिग्री आगे। तो यानी इसका मतलब हम x बराबर y रखते हैं तब ये थीटा का मान संभव हो जाता है। तो इस सब तरह का सवाल जब भी है इस तरह का सवाल तो हम क्या करेंगे, x बराबर y कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं 2 के पावर 1/3 और 3 के पावर 1/2, इसमें से कौन बड़ा है। तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। 1/3 और 1/2 में 3 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सबको 6 से गुना कर देंगे। अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 3 से 2 बार में यानी 2 का स्क्वायर 4 और 2 से 3 बार में यानी 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27, यानी कौन बड़ा हो रहा है, तो 3 वाला जो संख्या है वो बड़ा हो रहा है। तो जो इसका आंसर है कौन बड़ा है, तो √3 बड़ा है। नेक्स्ट सवाल आ जाते हैं। यदि a + b + c बराबर 9 दिया गया है तो a² + b² + c² का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए न्यूनतम मान हो या मैक्सिमम मान हो, ठीक है, तो ये सब तभी पॉसिबल होता है जब ये तीनों का तीनों बराबर होता है। ABC का तीनों मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगर ABC बराबर 9 दिया गया है तो ABC का हम तीनों मान बराबर करने के लिए 3 3 रख सकते हैं। अगर हम ABC का मान 3 3 रखेंगे तो ये क्या होगा, अगर मिनिमम वैल्यू पूछे या मैक्सिमम वैल्यू पूछे, दोनों तभी पॉसिबल होगा जब हम ABC का मान बराबर करेंगे। तो ABC का मान बराबर करेंगे तो ABC को तीनों को 3 3 रखना पड़ेगा। अगर ABC का मान 3 3 रखेंगे तो 3 3 9, यहाँ भी B का स्क्वायर यानी 9 और C का स्क्वायर 9 यानी 9 + 9 + 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी जो मिनिमम मान होगा उसका 27 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। ये जो फ्रैक्शन है इसका लघुत्तम समावर्त है। देखिए जब भी बटा वाला सवाल आए और उसका लघुत्तम समावर्त पूछें तो हम क्या करेंगे, ऊपर का लघुत्तम ले लेंगे, ऊपर वाले का अंश का लघुत्तम ले लेंगे और हर का महत्तम ले लेंगे। तो 2 4 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 3 5 6 का जो महत्तम समावर्त होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर 20/1 होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं दिया गया है तो सवाल को चेंज करना पड़ेगा। इस सवाल में हमें या तो यहाँ पे 9 या तो 6 या तो 3, ये कुछ भी रखना पड़ेगा। अगर 20/1 ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसका मतलब सवाल को चेंज करना पड़ेगा। हम इसको 4 कितना रख देते, 3 रख लेते हैं। अब नीचे वाला का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 3, यानी 20/3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर 4/5 है तो इसका आंसर केवल 20 होगा। अगर यहीं पे महत्तम समावर्त पूछता तो अंश का महत्तम लेते और हर का लघुत्तम ले लेते हैं। यानी जो चीज़ पूछा जाए अंश में वो निकाल के और हर में उसका विपरीत निकाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल, जैसे 3 + 1/√3 प्लस, अगर हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये a + b × a - b है तो नीचे क्या हो जाएगा, a² - b² यानी √3 का स्क्वायर 3 और -3 का स्क्वायर 9। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √3 - 3 प्लस, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो √3 + 3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 3 + 1/√3 प्लस 2√3 / -6, 2 से 3 बार में, और ये √3 से ये कटेगा तो √3 बार में कट जाएगा। तो जो सॉल्यूशन आया इसका वो क्या आ गया, 3 + 1/√3 और -1/√3, तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा तरीका, इस दोनों को अलग अलग परमीकरण करके भी बना सकते हैं, नहीं तो अगर हम इस दोनों में एलसीएम लेंगे तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। a को 228 से विभाजित किया जाता है तो 18 शेष बचता है, तो a के 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो इस तरह का सवाल हम लोग नंबर सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं। अगर हम 228 को विभाजित करते हैं और 18 शेष बचता है, 228 को अगर हम विभाजित करते हैं 18 शेष बचता है,
तो इसका मतलब 210 तक कट जाएगा, यानी 228 में अगर 18 शेष बचता है तो इसका मतलब 210 तक कट जाएगा, तभी तो 18 शेष देगा ना। अगर 210 को कौन संख्या काट सकता है? सबसे बड़ा वाला 70 ही है जो 210 को काट सकता है। ये तीनों भी काट सकता है 210 को, लेकिन 2 अंकों के सबसे बड़ा मान पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा मान 70 ही है जो 210 तक काट देगा और 18 शेष बच जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। इस तरह का सवाल जब भी आए तो हम क्या करेंगे, अपना मन से कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे, कोई भी संख्या मान लेंगे। जैसे 100 से 1000 के बीच में बोला जा रहा है तो हम कोई भी संख्या अपना मन से 100 ही मान लेते हैं। ठीक है, 100 मान लेते हैं। नहीं, 100 और 1000 के बीच बोला जा रहा है तो हम उसके बीच में लेंगे, उसके बीच में कोई भी संख्या हम 101 ही मान लेते हैं। अगर इस 101 में से अगर हम अंकों के योगफल को संख्या से घटाएं तो इसमें अंकों का योगफल कितना हो जाएगा? 1 1 2। अगर 2 हम इस संख्या से घटाते हैं तो कितना आता है? 99। 99 किसको किसको भाग विभाजित कर रहा है? केवल 9 से भाग लग रहा है, तो जो इसका आंसर होगा वो 9 होगा। अगर बाय द वे यहाँ पे ऑप्शन 11 भी दे देता है, मान चलिए यहाँ पे 11, ये 2 की जगह 11 हम कर देते ऑप्शन को, तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम ये हो गया कि 9 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, तो हम ऑप्शन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 ऑप्शन मिल जाए इस तरह से तो हम क्या करेंगे, एक और कोई संख्या ले लेंगे, कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे हम लोग कोई भी संख्या ले लेते हैं, 125 ले लेते हैं। इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 5 2 7 1 8। अगर हम 8 इसमें से घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 7 1 1, यानी 117 आया, 117। तो अब 117 किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, तो जो इसका आंसर होगा वो 9 होगा। तो मेरे कहने का मतलब था कि अगर कोई एक संख्या लिए और उसको उस पर जब हम ये इक्वेशन को फॉलो कर रहे थे तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ गया, तो घबराने की कोई बात नहीं। अगर 2 ऑप्शन आ जाए तो फिर क्या करेंगे, कोई और संख्या ले लेंगे, उस कोई और संख्या लेंगे, उससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि सदैव किससे विभाजित होगा? तो 9 से विभाजित होगा। ये सवाल भी हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। कोई संख्या 31 से उतना ही बड़ा है जितना वो 75 से छोटी है, यानी 31 से उतना ही बड़ा है कि जितना 75 से छोटी है, तो इसका मतलब औसत निकालने के लिए बोल रहा है। औसत निकालने हम कैसे निकालेंगे? 31 + 75 बट्टा 1 मिनट, 31 + 75 बट्टा 2। औसत निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 31 + 75 का कितना हो जाएगा? 106 बट्टा 2, यानी 53। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल आते हैं। प्रत्येक विषय 100 अंक का दिया गया है, तो ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। हिंदी और अंग्रेजी के औसत अंक कितना है? तो हिंदी में जो है वो 70% लाया था, और अंग्रेजी में कितना लाया? अंग्रेजी कहाँ गया? ये 40। तो जो इसका औसत होगा दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। 70 + 40 110 बट्टा 2, यानी 55, यानी इसका जो औसत होगा वो 55 अंक हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।